जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है, जिन मुद्दों को लेकर सरकार पर यह आरोप और कटघरे में खड़ा करने की स्थिति लाई जा रही है कि दरअसल आप इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार पूरे देश की है, लेकिन आप निजी लाभ, निजी सोच के तहत क्यों काम कर रहे हैं, और उसमें भी हिंदू राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, तमाम सवाल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो लोकप्रियता और बढ़ी है, वोट और बीजेपी को मिलेंगे। कांग्रेस के वोट 2% बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन 3 सीटें कम भी हो रही हैं। मीम अफजल साहब, हर जहन में एक सवाल है, इस दौर में कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया सांप्रदायिकता का, दंगों का जिक्र किया गया, समाज के भीतर के ताने बाने का जिक्र हुआ, लेकिन का जिक्र नहीं हुआ जो लोगों की रोजी रोटी से इस रूप में जुड़ा हो जो इससे पहले करप्शन, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को लेकर होता था। लोग लेकिन सर्वे में इस बात का जिक्र करते हैं हमारे लिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, वो मुद्दा महत्वपूर्ण कम है या नहीं के बराबर है जो आ रहा है इसमें। तो आपको लगता है कहीं समझ नहीं पा रहे हैं या वक्त का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो मुद्दा रहना चाहिए, चाहे लोग उसके फेवर में आएँ या ना आएँ। सही बात कहना कभी कभी लोगों के लिए सही नहीं होता है और लोग उस पर उल्टे तरीके से भी रिएक्ट करते हैं। लीडरशिप का काम क्या है? लीडर वो नहीं है जो हवा के साथ चले, लीडर वो है जो हवा के रुख को बदले। मेरा ये मानना है कि आपने कहा कि सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं, 4% लोग कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल मुद्दा ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब जिंदा रहे, सब लोग सुख और शांति के साथ रहें। से जो सवाल पूछे गए उसमें जब ये एक एम्बियंस आ रहा है 76% लोगों का, सर्वे पर तो हम लोग सर्वे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं उसका भी जिक्र करूं तो फिर मैं बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं कि सर्वे कहाँ किया गया, केवल कौन लोग इससे इफेक्टेड हैं, कौन लोग इससे इफेक्टेड नहीं हैं। जो इफेक्टेड नहीं हैं उनको लगता है कि मुद्दा नहीं है। मिसाल के तौर पर महंगाई से आम आदमी इफेक्टेड है, लेकिन आपने दिखाया 18% लोग कह रहे हैं महंगाई मुद्दा नहीं है, जबकि हम जहाँ भी जाते हैं 23% गरीबी भी कह रहे हैं। तो गरीबी 18% कह रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए प्रायोरिटी है, 18% कम है, गरीबी प्रायोरिटी है। ठीक, अगर वो भी आप मानकर चलें तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार की प्रायोरिटी नहीं है और उन्होंने देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको एक बहुत जो गौर करने वाली बात है, आपने मोदी जी का एक नारा था, गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मिनिमम गवर्नमेंट हो गई, मंत्री लोग बाहर, ब्यूरोक्रेसी पे टोटल कंट्रोल। आपके यहाँ मंत्री के यहाँ अगर क्लर्क भी लगेगा तो वो उसका क्लियरेंस ऊपर से होगा। गवर्नेंस, और गवर्नेंस की आगे चलकर परिभाषा क्या बनेगी? साहब, इसको हम एक दूसरी दृष्टि से आपको जरा पूछे एक सवाल कि आप कहते हैं कि मंत्री बेमायने हो गया। हमारा कहना है इसलिए लोगों पे असर ये नहीं हो पा रहा है जब आप ये कहते हैं, क्योंकि आपके दौर में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ही बेमानी हो गए थे, वो 10 जनपद महत्वपूर्ण हो गया था, लोग को ये फील आता है। देखिए, मैसेज बार बार आता है। देखिए, सवाल ये है कि हमारी सरकार जब चलती थी तो हमने पार्टी को और गवर्नमेंट को मिला करके चलने का काम किया। ये तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था कि 10 जनपद से सब काम होता है, लेकिन बहुत सारे फैसले जब हम किए करते थे तो हमारा बाकायदा स्ट्रेस होता था कि सरकार ने फैसला लिया। ये ज़रूर है कि पार्टी से कंसल्टेशन ज़रूर होती थी और होनी भी चाहिए। अगर आज मोदी जी हैं तो भारतीय जनता पार्टी से कंसल्टेशन होना चाहिए, मैं इसको ठीक समझता हूँ अगर वो करें तो। अगर बिल्कुल, लेकिन उनकी डायरेक्ट आपने वो बात मैंने पूरी नहीं की। हाँ। जो गवर्नेंस थी, गवर्नेंस जो है बुनियादी तौर पर वो किधर जा रही है? वो ऑटोक्रेटिक रूल की तरफ जा रही है, जहाँ डिक्टेटरशिप का आहिस्ता आहिस्ता दखल बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और ये बात मेरी हमारी लिख लीजिए आप कि आने वाला दौर वो होगा जिसके अंदर एक ही आदमी सब कुछ होगा। अभी से कहना शुरू कर दिया एक ही आदमी है, आपका ये पूरा डिबेट भी सेंट्रिक हो गया। एक आदमी, ठीक कह रहे हैं आप, ये अच्छा आपने सवाल उठा दिया। निर्जा, हम जाएं, वो चूंकि शिवसेना के भी नेता बैठे, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, इन्होंने जिक्र किया इंदिरा गांधी के दौर में ही किचन कैबिनेट आई थी और बड़ी पावरफुल ताकत के तौर पर आई थी और इंडिया इज इंदिरा हो गया था। इस स्थिति में भी इस देश ने देखा है। एक मैसेज आ रहा है, देखिए, इस पूरे प्रोसेस में कि देश तो आज़ाद है, डेवलपमेंट तो अंग्रेज भी कर देते हैं, कांग्रेस की क्या जरूरत थी? इमरजेंसी लगी थी, चीज़ें अनुशासन से चल रही थी, क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि कहीं एक मैसेज है कि इस पूरे प्रोसेस में सत्ता किसी के पास हो,
क्या वो आज़ादी, खुलापन वो गायब हो रहा है क्या? ऐसा कोई मैसेज है? देखिए, अभी प्रीमैच्योर है कहना कि खुलापन गायब हो रहा है। एक अप्रीहेंशन है एक तबके में कि अगर पावर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, अगर आप देख लीजिए मिनिस्ट्री आप कह रहे हैं कि बेमायने हो गई है, कैबिनेट वो जो आम जनता भी इसको स्वीकार कर रही है, ब्यूरोक्रेसी टोटल, अब लोग तो डरते हैं ना, 9 से 9 काम करना पड़ेगा। मैं बम्बई में थी और एक ब्यूरोक्रेट कह रहा था हम तो अब डेपुटेशन पे दिल्ली नहीं जाना चाहते, वहाँ 9 से 9 काम करना पड़ेगा। तो खींचा है ब्यूरोक्रेसी को एक कंट्रोल में। मीडिया जिस तरह यूपीए को अटैक कर रहा था, आज एनडीए को नहीं कर रहा। आप कहिए हनीमून पीरियड देना चाहिए। जुडिशरी के अपॉइंटमेंट क्या बैलेंस इधर हुआ है, पहले जुडिशरी करती थी, अब दोनों मिलके करेंगे। एनजीओज के बारे में मोदी का कहा जाता है रिजर्वेशंस हैं, तो मोदी एक्सपेक्टेशंस तो बेतहाशा उन्होंने खड़ी कर दी हैं और मतलब एक सपने भी दिखा रहे हैं और हर नेता को दिखाने चाहिए। हम बहुत समय से इस सपने हमने नहीं देखे। जब वो कहते हैं टॉयलेट रेवोल्यूशन फॉर द गर्ल्स 1 साल में, मुझे तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो सुनने के लिए हम तरस गए थे। लेकिन इंस्ट्रूमेंटालिटीज क्या होंगी, किसके द्वारा वो करेंगे? क्या मोदी और अमित शाह कर सकते हैं इसको? ये सबको लेके चलना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, हम लोग कल से इस बात पे लगातार बात कर रहे हैं और आप हमारे साथ लगातार जुड़े भी हुए हैं। अब एक रास्ता बताइए, शिवसेना के जहन में महाराष्ट्र को लेकर जो भी विजन है कि महाराष्ट्र इस रूप में होना चाहिए, बीते 15 बरस से आप लोग बाहर हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मोदी का ही जादू चले, मोदी की ही पूरी फिलॉसफी चले, मोदी के ही तौर तरीके चलें, तो शिवसेना की उपयोगिता वहां पर सत्ता में आने के बाद भी क्या रहेगी? देखिए, शिवसेना जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है और शिवसेना का अपना स्वयं का अस्तित्व है और ये लोकसभा चुनाव में भी सिद्ध हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के एक सहयोगी बादल जी भी थे। शिरोमणि अकाली दल को नरेंद्र मोदी के जादू के बाद भी वो सफलता नहीं हासिल हो सकी। तमिलनाडु में उनके सहयोगी दल थे, वो सफलता नहीं हासिल हो सकी। तो नरेंद्र मोदी जी का जादू जनता पर निश्चित तौर पर चल रहा है, लेकिन उस जादू को लोगों तक पहुंचाकर उसको सत्ता में परिवर्तित करने के लिए शिवसेना का अपना सांगठनिक बल जो है उसको आप जो है हाशिए पर नहीं फेंक सकते। तो शिवसेना जो है वो शिवसेना प्रमुख के बताए हुए विचारों के आधार पर शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी का जो दल है उसके सहयोग से चलने वाला मुझे लगता है कि शासन जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित होगा और इसी का जनादेश जो है वो शिवसेना मांगेगी। ओके मनोज झा जी, अब इसके आगे का हिस्से में हम लोग आएंगे जरा सा, क्योंकि लालू यादव वो शख्स थे, जब रेल मंत्री थे गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद वो गए भी थे वहां पर और उनकी कार पे अटैक भी हुआ था। पार्लियामेंट में लौट के उन्होंने बयान भी दिया था। नीतीश कुमार उस समय खामोश रहे थे। नीतीश कुमार ने उसके बाद जैसे ही प्राइम मिनिस्टर पद के लिए आए, टारगेट करना शुरू किया। कांग्रेस मौत के सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था, हर कोई जानता है 2007 में क्या हुआ था। एक पूरे प्रोसेस में देखिए तो मोदी खलनायक के तौर पर निकलते चले आए और अगर ये चुनाव नहीं जीतते तो हो सकता था कि आप लोग और निशाने पर लेते या इस स्थिति में आते, हम लोग एक दूसरी चर्चा कर रहे होते। सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारतीय राजनीति में वही शख्स आगे बढ़ता चला जा रहा है या वही शख्स अब जादू की तरह आएगा? क्योंकि राजनीति और राजनेताओं पर से लोगों का भरोसा इस हद तक उठा है कि वो राजनीति जिसके खिलाफ होगी जनता उसे हाथों हाथ ले लेती है। पुण्य प्रसून जी, मैं थोड़ा सा आप मुझको मैं 1 मिनट लूंगा, लेकिन मैं कहूं जी कि मैं चुनाव जीत जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, एक खास वक्त में 31, 32, 33% लोगों का समर्थन ले लेना, मैं इसको फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा मानता हूं जिसको जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। नहीं, तो ये लालू यादव और नीतीश को मिले, चुनाव जीतने के लिए नहीं मिले, है ना? नहीं, आप मेरी बात, मुझको पुण्य प्रसून जी, मुझको छोटी टिप्पणी करने दीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पे कहता हूं कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का एक साथ आना, आप थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि आपको दीदार का तरीका बदलना होगा। आप देखिए इसको, ये क्यों जरूरी हुआ। ये सिर्फ एक व्यक्ति से लड़ने के लिए नहीं, हम लोग क्षण क्षण इस बात को सोच रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी राजनीति रही, आज वो मुद्दे हाशिए पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का अभिभाषण में कह दिया कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। आप देख लीजिए उस अभिभाषण को। और हम मानते हैं कि जातियों के आधार पर गरीबी इस मुल्क में तय होती है। या तो हम चुप रहें,
हम कहें कि फिरका परस्ती अब खत्म हो गई, अब इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, या हम लहर के विपरीत चल करके भी जनता को लगातार ये बताने की कोशिश करें कि हमारे सरोकार लॉन्ग टर्म में आप समझेंगे कि हमारे सरोकार साझा हैं और उन सरोकारों के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे आज नरेंद्र मोदी हो या कल के पीछे दौर में इंदिरा गांधी थी। अधिनायकवाद से हम तब भी लड़े और अधिनायकवाद से हम अब भी लड़ेंगे, और हम उसके संकेत देख रहे हैं। हमारे तो मीडिया के मनोज कुछ झा साथी जी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम मनोज लोग झा देख जी, रहे हैं। बिहार को हमने बड़े बारीकी से देखा है और हमें याद आ रहा है कुर्मियों की रैली बुलाई थी नीतीश कुमार ने, और लालू यादव से हम प्रतिक्रिया लेने गए थे, और उन्होंने पूरी जाति के खिलाफ जो बोला था वो आज चला दें तो समझ में आ जाएगा कि कैसे यादव और कुर्मी एक साथ आ गए हैं। दोनों अपनी दबंगई के लिए जाने जाते थे अपने अपने तरीके से। जातियों को लेके जो जहर घोला गया है और एक दूसरे को काउंटर में खड़ा किया गया है, ये तो खुले तौर पे कैमरे में कैद है ये सारी चीजें। इसलिए अब आप उस पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहते हैं जहां लोहिया सोच रहे थे जातियों को लेकर, हम अब आगे की स्थिति में लाना चाह रहे हैं। आज हमारे पास रास्ते क्या हैं? हमारे साथ चूंकि बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, नरसिम्हन जी, एक चीज बताइए, हर चीज के केंद्र में हम लोग बहस जो कर रहे हैं उसमें मोदी ही है, और मोदी नेता भी हैं, मोदी पार्टी भी है, मोदी लोकप्रिय भी है, मोदी हर डेवलपमेंट के प्रतीक भी हैं, सारे विवाद की जड़ मोदी ही हैं, सारे नायक मोदी ही हैं, हर चीज मोदी है। ये कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप किसी पार्टी का होता है, बीजेपी का, इवन कैबिनेट की बात भी आई, सर्वे में कैबिनेट भी निकल के आया, 48% लोगों ने कहा कि कैबिनेट महत्वहीन हो गया है। अब जरा ये अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है ना? मैं आपको मेरे अपनी तरह से समझाना चाहूँगा। जब जनता कहती है महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है कैबिनेट 40%, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी होने के कारण ये कम इम्पोर्टेंस हो गया है, बल्कि सच्चाई ये है कि जनता मोदी जी को एक नेता के रूप में चुना है। ये तो पार्लियामेंट्री तरीके से जो इलेक्शन होता है यहाँ वेस्टमिंस्टर मॉडल में वो हुआ है, लेकिन एक प्रेसिडेंशियल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में मोदी जी का जो श्रेय है, मोदी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इस मैंडेट में, ये बहुत ही बड़ा था। जब भारतीय जनता पार्टी को जब 20, 22, 23% से वोट ज़्यादा किसी चुनाव में नहीं मिले हैं, अचानक उसमें इतना बड़ा इजाफा होना, जो अभी 2 महीने के बाद, 2.5-3 महीने के बाद फिर उसमें इजाफा दिख रहा है, तो लोकप्रियता, नेता की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी प्रसन्नता का विषय है। नहीं, ये इसमें मुझे कहीं विरोधाभास नहीं लगता है। मसलन हम लोगों ने यह भी जानना चाहा कि दरअसल जो चुनाव में जीत मिली उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? आपको जान के हैरत होगी कि 2% आरएसएस का, 3% राजनाथ का, और देखिए 3% अमित शाह का, 64% मोदी। मोदी जी चुनाव के लिए फेस थे। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जनता ने इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया। जनता ने अपने नेता के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुना है, और इस प्रकार से 2%, 5% बांटना मेरे विचार से सही नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना योगदान है। एक मिनट संघ हम यहाँ पर चुनाव में नहीं लड़ रही थी, जहां से बात शुरू हुई थी हम वहीं पर 1 मिनट आ रहे हैं। क्या ये बड़ा वैक्यूम वाकई था पॉलिटिकल और लीडरशिप को लेकर, जिसमें मोदी आए और हर चीज को भर दिया उन्होंने? देखिए, एक बेहद नाराजगी थी कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार से लोगों में, लेकिन जो वोट आया है वो सिर्फ नेगेटिव वोट नहीं था। मैं मानती हूँ इनसे कि वो था एक मजबूत नेतृत्व के लिए, क्योंकि लोगों में इतनी निराशा हो गई थी कि स्थिति संभलेगी कैसे, कौन संभालेगा। जनता नाराज नहीं है, जनता कांग्रेस से नाराज थी, उस बात का जिक्र हो रहा था। अभी जनता अभी तो बहुत ज्यादा वोट और ज्यादा मिल रहा है, और ज्यादा वोट मिल रहा है अब तो, और ज्यादा। लेकिन हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तब इस बात की जिक्र होगा कि दरअसल क्या इस देश के जो ताने बाने का जिक्र हो रहा है बार बार, जिसका जिक्र अफजल साहब भी करें, चुनाव जीतने के लिए, राजनीति सत्ता में आने के लिए, अफजल साहब आखिरी कमेंट्स आपसे जरूर चाहेंगे, क्या ये राजनीति सत्ता के लिए होनी चाहिए, या आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार, कुछ ढांचे टूटते हुए आपको नजर आ रहे हैं, उन मुद्दों पर आप जोर दे रहे हैं? देखिए, सत्ता के लिए राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर होता ही ऐसा है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा पूरा सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसकी हिफाजत हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो दूसरी अहम बात मैं कहूँगा, रिफॉर्म कर दिया जाएगा, उसमें कुछ संशोधन लाया जाएगा। नहीं, संशोधन किस तरह का लाएंगे आप? क्या उसको खत्म करने लाएंगे कि बताएंगे कि अब अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो हिंदू और सब बराबर है, इसमें क्या जाता है? जब लाएंगे तो उसके बाद आप ही लोग तो उस दिशा में आप ही लोग बताएंगे ठीक है गलत। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता था, जो आपने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ नाराज़गी थी। नरसिम्हन जी ने कहा कि हमें उससे इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जनता टाइम नहीं दे रही है, बल्कि हमारे काम से सेटिस्फाइड है। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो सबसे दिग्गज नेता होते थे, आडवाणी जी, उन्होंने इस कामयाबी पर क्या तबसरा किया था? उन्होंने तो यही कहा था कि इसमें सबका रोल है। जैसा कि आपने बताया कि आरएसएस का कोई रोल नहीं, बाकी लोगों का कोई रोल नहीं, उन्होंने कहा सबका रोल है। उसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि इसमें ज़्यादा बड़ा रोल ये है कि लोग कांग्रेस से नाराज़ थे। ओके, आखिरी कमेंट, क्या ये पैटर्न ठीक है जो चल रहा है सत्ता चलाने का? अब देखिए, बिल्कुल सही है ना? जनता इससे बहुत खुश है। जनता चाहती है कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। मनमोहन सिंह जी को वोट देने के बावजूद 2009 में किस प्रकार की घटनाक्रम हुआ, प्रधानमंत्री कंट्रोल में नहीं थे, उनके साथ कोई ड्राइविंग का व्हील नहीं था। जनता उससे बिल्कुल संतोषजनक, जनता के लिए संतोषजनक विषय नहीं था। मोदी जी ही इज एट द ड्राइविंग व्हील पर है और जनता इससे बहुत खुश है, उनके कामकाज से खुश है। इससे बड़ी खुशी खबर हमारे लिए नहीं हो सकती। हर चीज का पैमाना अगर जनादेश है तो जनता हक में जा रही है बीजेपी और मोदी के, और अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 350 का आंकड़ा भी एनडीए पार कर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।